सांसदों का इंतजाम कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 500 करोड़ का पूरा बजट खोल दिया है। ये राज ठाकरे कह रहे हैं। मतलब ज्यादा दिन तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री कौन रहेंगे? अमित शाह। और अमित शाह क्या कर रहे हैं? अपने सांसदों की वो लिस्ट तैयार करवा रहे हैं। जो बाकी सांसद हैं उनको अपनी तरफ ला रहे हैं। अजीब स्थिति है। ये दो भाई में पटी नहीं। 26 साल के बाद गए थे मिलने के लिए। मुंबई महानगर पालिका चुनाव में 0 पर आउट हो गया ये दोनों भाई। 0 मतलब कुछ जो अंक आया उसका कोई मतलब नहीं है, खत्म हो गया। ज्वाइंट हुए थे, बड़ा आ गया कि भाई दो भाई मिल गए हैं। दो मिलन हो रहा था, भरत और राम का मिलन हो रहा था। ये राम नकली भरत जो है, ये सोच रहे थे कि राम का आदर्श स्थापित कर देंगे मिलन करने के बाद। हुआ क्या? 0 रिजल्ट आया। तो अब राज ठाकरे कह रहे हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपको कहने का अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, देने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसे बाय कौन करेगा? खरीदेगा कौन? आपकी राय को का टेकर कौन है? कोई नहीं, कोई लेने वाला नहीं है, कोई स्वीकार करने वाला नहीं है। श्रीमान राज ठाकरे जी, राज ठाकरे जी भी फिनिश। लेकिन अगर महाविकास आघाड़ी की बैठक में 23 एमएलए नहीं आ रहे हैं तो क्या वो 23 एमएलए रास्ता देख रहे हैं क्या? मैंने ही आपको बताई थी कि शरद भाऊ पवार के भी एमएलए संपर्क में हैं, कांग्रेस पार्टी के भी एमएलए संपर्क में हैं। क्या ये जो बागीपन है, ये जो स्किप हुआ है, ऐसे ही सांसदों ने कहा था कि नहीं कुछ व्यस्तता थी इसलिए ऑनलाइन जुड़ गए थे। सांसदों की जो पहली बैठक हुई थी याद कीजिए, जिसमें 6 सांसद नहीं आए थे। उन्होंने कहा कि नहीं 2 सांसद ने तो फोन पर ये किया, बोला कि नहीं अस्वस्थ थे और अलग अलग व्यस्तता थी अपने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुछ पारिवारिक फंक्शन में, इस वजह से नहीं आए थे। तो ये जो 23 विधायक हैं महाविकास आघाड़ी के, उस मीटिंग में नहीं आए जिस मीटिंग में देवेंद्र फडणवीस को, एकनाथ शिंदे को, सुनेत्रा पवार को घेरने की रणनीति बननी थी, उसमें ये 23 विधायक नहीं आए। क्या माना जाए इसको? अब 23 में एनसीपी के कितने आंकड़े वाले हैं और कांग्रेस के कितने हैं और शिवसेना के कितने हैं? 60 एमएलए में से 23 एमएलए नहीं आए हैं, ये कहा जा रहा है। ये मान लीजिए आप कि श्रीमान उद्धव ठाकरे की पारी द एंड हो गई और शरद पवार ने संदेश भेज दिया कि मैं आपकी इस मीटिंग में नहीं जा रहा हूं। तो शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी को और अमित शाह को भी संदेश भेज दिया कि जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं कर रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं उसको बिना मतलब का कोई वेटेज देने के लिए। अब उसके पास है क्या, क्या मिलके करेंगे हम? 20 में से 3 उस दिन भी नहीं आए थे, पार्षद भी उनका टूटेगा, तो मैं क्यों जाऊंगा? शरद पवार ने संदेशा पहुंचा दिया श्रीमान अमित शाह जी को और श्रीमान मोदी जी को। अब कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले जो इतने जोर जोर से बोल रहे थे कि हम लोग को ज्वाइंट फाइट करना है, ये फाइट करना है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी दूरी बढ़ा रही हैं। किनसे? उद्धव और आदित्य से। इसलिए नाना पटोले भी, स्थानीय नेता भी उस मीटिंग में नहीं गए। न नाना पटोले गए, न शरद पवार गए, न सुप्रिया सूले गई। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी का सीधा संकेत होगा कि अब ज्यादा रिश्ता हमें उद्धव से नहीं रखना है। मित्रों, परेशानी बेहद बढ़ गई है उद्धव ठाकरे की। 24 जून को हियरिंग होने वाली थी दिशा सालियान के केस की, जिसमें कि जज ने रिक्यूज कर लिया। ये आखिरी दांव था। अब वो महिला जज के बेंच में वो उनका केस जा चुका है ऑलरेडी। तो महिला जज जो सुनेंगी तो इस बार एफआईआर होने की पूरी संभावना बन गई है। अब पहले तो मान लीजिए ये होता कि एफआईआर हो रही है, गिरफ्तारी हो रही है, तो ये लोग माहौल बनाते। अब उनके पास माहौल बनाने वाला ही नहीं है। जिस संजय दीना पाटिल की बात वो कह रहे हैं, संजय दीना पाटिल इंटरव्यू में कर रहे हैं, पत्रकारों को भी कह रहे हैं कि आप लोग जब आते होंगे तो आपको मैं सिर्फ चावल दाल खिला करके नहीं भेजता हूं, 56 प्रकार का भोजन खिलाता हूं, 56 प्रकार का। और रोज मेरे यहां से 500 लोग जो है सो 56 प्रकार के भोजन खा के जाते हैं। इसकी क्या औकात है? किसको कह रहे हैं? श्रीमान संजय राउत को बोल रहे हैं
कि इसकी औकात क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। इसके पहले संजय निरूपण का एक बाइट बहुत वायरल हुआ था, जिस शब्द का मैं उल्लेख नहीं कर सकता था, उस शब्द का संजय निरूपण ने खुलेआम उल्लेख किया। बाद में संजय निरूपम ने कहा कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि मैं उसी की भाषा अगर बोलने लगूं तो ठीक बात नहीं है। अब वो संजय राउत जो खुद गाली गलौज पर उतर आया है, अभद्र टिप्पणी कर रहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, उसको कौन पूछेगा। तो अब संजय राउत की ऐसी स्थिति लग रही है कि या तो उसकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है, या संजय राउत एनडीए के अलायंस से अंदरूनी तालमेल बिठा चुके हैं। कंप्लीट सुपाड़ी ले लिया है संजय राउत ने, कंप्लीट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस तरह की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, उससे जो फैक्शन है, जो दूसरा फैक्शन है, जो बागी गुट है, उसको और नाराजगी हो रही, और तो जितना नाराज करो उतना अच्छा है। तो संजय राउत की सुपाड़ी एक प्रकार से कामयाब हो गई। उद्धव ठाकरे मीटिंग में रोने लगे, और अब देवेंद्र भारती को जो ये पुलिस कमिश्नर को जो ये खत गया है, ये पुलिस कमिश्नर उस खत का करेंगे क्या, क्या करेंगे। संजय दीना पाटिल के खिलाफ उनकी औकात नहीं है कुछ करने की, कोई औकात नहीं है देवेंद्र भारती की, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो खत लिख रहे हैं कि इनको, इनके खिलाफ एफआईआर करो, ये करो, वो करो, ये कहानी वगैरह होगी। अभी ये बोल रहे थे कि इनकी हिम्मत नहीं है तो इस्तीफा देकर के जाएं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में। संजय दीना पाटिल कह रहे हैं, अरे भैया मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हूं, अपने लोगों के बीच में हूं, ये धमकी मत देना। एक बार हमारे ऊपर लेने हो रही थी कोशिश, हमें धमकाने की कोशिश हुई थी, उसी का जिक्र कर रहे थे संजय दीना पाटिल कि एक बार हमारे ऊपर कोशिश हुई थी तो हमने जो किया वो इतिहास है, गवाह उसका। तो संजय राउत को एक प्रकार से धमकी दे रहे थे कि जो धमकी तुम मुझे दे रहे हो तो तुम भी कान खोल करके सुन लो, तुम्हारी भी हम खाट खड़ी कर देंगे। स्पष्ट शब्दों में संजय दीना पाटिल ने गाली गलौज करते हुए संजय राउत को धमकी दी। तो अब ये जो टग ऑफ वॉर है, ये और बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। संजय राउत उद्धव ठाकरे की शिवसेना को उठा करके मुंबई के समंदर में फेंक देगी। इसका बस इंतजार कीजिए। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से खाए। तो उद्धव जी, अब खेल खत्म है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।